तो आपका छोटा भाई फिर से हाजिर है आपके लिए और मैं स्वागत करता हूं आपका मिशन जेई पर जीतने उसी अंदाज के साथ। आज अपन क्या करने वाले हैं मेरे प्यारे? आज अपन करने वाले हैं इससे पहले आज अपन करने वाले हैं वेरिएबल फोर्स, है ना। वेरिएबल फोर्स के दो पार्ट थे। इससे पहले एक पार्ट अपलोड हो चुका है और आज ये दूसरा पार्ट है ना। पहले पार्ट के अंदर मैंने पूरे बेसिक करवाए थे, है ना। वेरिएबल फोर्स होता क्या है, ये होता है। उसके अंदर मैंने लीनियर भी करवाया था, कांस्टेंट भी करवाया था और ग्राफ्स कैसे बनते हैं ये भी बताया था। तो जिसने वो नहीं जाके देखा वो वाला पार्ट, तो भाई प्लीज जाके चेकआउट कराना। तो आज अपना चैप्टर चल रहा है वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी पावर वेरिएबल फोर्स पार्ट 2, है ना। इससे पहले दो वीडियो अपलोड हो चुके हैं। एक के अंदर मैंने वर्क एनर्जी पावर की बेसिक करवाए थे, भाई प्लीज जाके वो चेकआउट करना ना। पूरे सारे बेसिक मैंने क्लियर करवाए हैं उसके अंदर, ठीक है। और आज वर्क एनर्जी पावर के अंदर वेरिएबल फोर्स का दूसरा पार्ट कराने वाला हूं आज मैं। आ रहा हूं, देखो मैं इन जो टॉपिक्स है ना, वेरिएबल फोर्स, इन सबको दो दो पार्ट में इसलिए डिवाइड कर रहा हूं क्योंकि वो रियलिटी बताऊं, मेरे फोन में इतनी स्टोरेज नहीं है भाई, इसलिए मैं पार्ट क्या करता हूँ, टॉपिक्स को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। तो वैसे ही आज मैं करूंगा, वेरिएबल फोर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। आज इस पार्ट में वेरिएबल फोर्स को खत्म करवा दूंगा और बिल्कुल मस्त, बिल्कुल एडवांस लेवल तक है ना, वेरिएबल फोर्स के ना एडवांस लेवल तक तुझे ले जाके खड़ा कर दूंगा। इस पार्ट को देख लेना। इससे पहले जो पार्ट था वेरिएबल फोर्स का, उसको भी देख लेना। तो वेरिएबल, इन दोनों पार्ट्स को देखने के बाद वेरिएबल फोर्स का कोई एक क्वेश्चन नहीं होगा जो तेरे से सॉल्व नहीं हो रहा है, ये अपन की गारंटी है, अपन की, ठीक है। आ जा वेरिएबल फोर्स। इससे पहले लीनियर और कांस्टेंट मैंने करवा दिया था। आज पढ़ने वाले हैं वेरिएबल फोर्स को डिटेल में। 2 मिनट के दोस्तों, इसको बंद कर देते हैं गाइस, ये करना। आ जाओ। वेरिएबल फोर्स एक ऐसी फोर्स जो पूरे वर्कडन के दौरान अनयूनिफॉर्म तरीके से चेंज हो रही हो, यानी उसका चेंज होना फिक्स नहीं है, यानी उसका चेंज एक फिक्स रेट पर नहीं हो रहा है। ऐसी फोर्स जो पूरे वर्कडन के दौरान बिल्कुल उसका जो चेंज है ना वो अनफिक्स है, कभी कितनी मतलब अनफिक्स वैल्यू उसकी, वो एक फिक्स रेट से बढ़ नहीं रही है, वो एक अनफिक्स रेट से बढ़ रही है। यानी वेरिएबल फोर्स इज अ फोर्स, है ना, विच चेंजेस अनयूनिफॉर्मली इज नोन एज वेरिएबल फोर्स, ठीक है। आ जाओ। तो मैंने बताया था कि वेरिएबल फोर्स का जो ग्राफ होता है एफ एक्स ग्राफ, है ना, इसके अंदर एक कर्व बनता दिखाई देता है आपको। क्या बनता है मेरे प्यारे? कर्व बनता दिखाई देता है, कर्व, है ना। और मैंने ये भी कहा था आपको पिछले पार्ट में कि हर कर्व एक छोटी छोटी स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना है। जैसे आपकी बॉडी सेल से मिलकर बनी है, तो वैसे ही कर्व भी बहुत छोटी छोटी स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना है। तो हमने इस कर्व पर एक छोटी सी स्ट्रेट लाइन ले ली थी, है ना। और ये जो छोटी सी स्ट्रेट लाइन है, ये इस पूरी फोर्स का बहुत छोटा सा पार्ट है। और एक कैसा पार्ट है? कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल आ गई। ट्रिक दी थी आपको पिछले वाले लेक्चर्स की, याद आ रही होंगी। थोड़ा याद कर, याद में जा, उन वाली यादों में मत चल जाना, वो वाली यादों में चलना तू, ला 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 ला, उन वाली यादों में नहीं, बस पिछले लेक्चर की यादों में चल जा। मैंने कहा था ये अगर लाइन, फोर्स वाली लाइन डिस्प्लेसमेंट वाली लाइन के पैरेलल है तो फोर्स कांस्टेंट है। क्या ये पैरेलल है? बिल्कुल है, तो फोर्स कांस्टेंट है। इस छोटी सी कांस्टेंट फोर्स के लिए मैंने एक बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट भी लिया था और उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट को मैंने नाम दिया था dx, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और मैं ये बताना भूल गया था आपको, वर्क डन पाया कहां जाता है? वर्क डन पाया जाता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ के अंदर। जो भी शेप बने उसका एरिया मुझे देता है वर्क डन, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, इस छोटी सी फोर्स के लिए मैं जब वर्क डन निकालूंगा, है ना, तो मुझे बताओ वर्क डन किसके इक्वल होगा? इस छोटी सी फोर्स की वजह से जो वर्क डन निकलेगा वो इक्वल होगा इस छोटी सी फोर्स की वजह से जो रेक्टेंगल बन रहा है। इस छोटी सी फोर्स की वजह से जो रेक्टेंगल बन रहा है, इसका इस छोटे से रेक्टेंगल का एरिया मुझे देगा इस छोटी सी फोर्स की वजह से किया हुआ वर्क डन। तो ये हो जाएगा मेरे पास, इस रेक्टेंगल का एरिया इक्वल है फोर्स इनटू ये छोटी सी फोर्स इनटू ये dx डिस्प्लेसमेंट। इस फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, क्या ये dx है? बिल्कुल है, dx, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे कि ये dx कितना छोटा है, तो उसका आंसर है कि बहुत इनफाइनाइटली स्मॉल है। क्यों? क्योंकि फोर्स की वैल्यू ही बहुत छोटी है
तो इसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी बहुत 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 छोटा है, ठीक है, फोर्स इनटू dx। अब जब भी फिजिक्स के अंदर जब भी कोई चीज या मैथमेटिक्स के अंदर जब भी कोई चीज बहुत छोटी होती ना, तो उसको उसके साथ मैं डी लगा देता हूं। जैसे ये डिस्प्लेसमेंट था, बहुत छोटा था, तो मैंने इसके साथ डी लगा दिया, यानी dx। तो इनकी छोटी सी फोर्स की वजह से जो छोटा सा वर्क डन निकलेगा, क्या वो भी बहुत छोटा है, तो क्या उसके आगे भी मैं डी लगाऊं? बिल्कुल लगाऊंगा, तो ये आ जाएगा dw, ठीक है। अब ये इस छोटे से फोर्स की वजह से, इस छोटी सी फोर्स की वजह से वर्क डन निकला है ना। और मुझे बताओ यहाँ कितनी स्ट्रेट लाइंस बनेगी? यहाँ इनफाइनाइटली स्ट्रेट लाइंस बनेगी। मैं ऐसी बात क्यों पूछ रहा हूं आपसे कि यहाँ कितनी लाइंस बनेगी? इसका आंसर है यहाँ पर जितनी भी लाइंस बनेगी ना, उन सभी लाइंस की वजह से वर्क डन निकाल लूंगा पहले मैं, और फिर जितने भी वर्क डन निकलेंगे उन सबको ऐड अप कर लूंगा, तो मेरे पास नेट वर्क डन आ जाएगा। तो यहाँ कितनी लाइंस बनेगी? यहाँ मुझे बताओ, एवरी कर्व इज मेड अप ऑफ वेरी 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 स्मॉल लाइंस, यानी बहुत इनफाइनाइटली स्मॉल लाइंस का कॉम्बिनेशन है पूरा कर्व। तो यानी यहाँ इनफाइनाइटली स्मॉल स्ट्रेट लाइंस बनेगी, और उन सभी स्मॉल स्ट्रेट लाइंस की वजह से इनफाइनाइटली बार वर्क डन निकलेगा, और फिर उन इनफाइनाइटली वर्क डन का ऐड अप होगा और तब जाके नेट वर्क डन निकलेगा। अब पहली बार इनफाइनाइटली तक वर्क डन की वैल्यू निकालूंगा, फिर सबको ऐड करूंगा। तो यार इतनी मारा मारी क्यों यार? इससे बढ़िया मुझे पता है यहाँ इनफाइनाइटली स्मॉल स्ट्रेट लाइंस बनेगी और इनफाइनाइटली बार वर्क डन निकलेगा, है ना, नया नया वर्क डन निकलेगा। तो मैं उन सभी वर्क डन को ऐड अप करने के लिए क्या इंटीग्रेशन लगा दूं? इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है जब भी आप किसी चीज को बहुत लंबी टर्म्स तक ऐड करना चाहते हो, यानी इनफाइनाइट बार ऐड करना चाहते हो, तो वहां लगा दो इंटीग्रेशन। यानी इस छोटे से फोर्स का इंटीग्रेशन, जहां पर बहुत सारे रेक्टेंगल बनेंगे, है ना, उन सभी रेक्टेंगल का एरिया का अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो इस पूरे का एरिया निकलेगा। ये पूरा क्या है? इस पूरा जो है ना, ये पूरा एरिया बन रहा है, इसका अगर मैं एरिया निकाल लूंगा तो क्या मेरे पास वर्क डन आ जाएगा? बिल्कुल आएगा। और इसका एरिया किसके इक्वल होगा? इस पूरे शेप का एरिया इक्वल होगा यहाँ पर जितने भी रेक्टेंगल बनेंगे उन सबका एरिया, है ना। तो यहाँ कितने रेक्टेंगल बनेंगे? फिर से वही बात, इनफाइनाइटली रेक्टेंगल बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये फोर्स बहुत छोटी है, तो इसके पर्सपेक्टिव से बहुत सारे रेक्टेंगल बनेंगे यहाँ पर। बिल्कुल बनेंगे यार, ये बात भी सही है। तो यानी यहाँ इस छोटे से रेक्टेंगल का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा मुझे, इंटीग्रेशन, और इस साइड इंटीग्रेशन करूंगा, इस साइड भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इस छोटे से वर्क डन का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो पूरा वर्क डन निकल जाएगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ f dx इक्वल्स टू वर्क डन। अब आ जाओ, ये मैंने पिछले लेक्चर में करा दिया था, ठीक है। अब चेक करो, मैंने ये कहा था ये वर्क डन इक्वल होता है ना, वर्क डन किसके इक्वल होता है? वर्क डन इक्वल होता है इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनटू dx। फोर्स के साथ जो भी वेरिएबल है उसका ही डी लेना है, जो भी वेरिएबल है उसका ही डी लेना है, ठीक है। और हमेशा आपको वेरिएबल फोर्स है ना, तो x की एक वेरिएबल की, जो भी वेरिएबल दे रखा है उसकी वैल्यू दे रखी होगी। समझो अगर इस केस में फोर्स के साथ कुछ अगर वेरिएबल x है, तो क्वेश्चन ने मुझे x की वैल्यू दे रखी होगी कि इस x की वैल्यू यहां से लेकर यहां तक है ना। अगर मैं समझूं, एक एग्जांपल लूं, क्वेश्चन ने मुझे दे रखा है कि x की वैल्यू वेरिएबल फोर्स के अंदर अगर वेरिएबल x है और x की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक है ना, तो इसका मतलब ये है, मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था शायद तक, ये इनिशियल वैल्यू को रखोगे आप नीचे, इनिशियल वैल्यू x की जो पहली वाली वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू उसको रखोगे नीचे, इंटीग्रेशन के साइन के नीचे। जो वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू है उसको रखो इंटीग्रेशन के साइन के नीचे, और जो फाइनल वैल्यू है उसको रखो साइन इंटीग्रेशन के साइन के ऊपर। इसका मतलब है कि आप इस फंक्शन को 0 से लेकर 2 तक इंटीग्रेट कर रहे हो, ठीक है। अब देखो, अब क्या करना है, पहले इसका इंटीग्रेशन कर दो। इसका इंटीग्रेशन करने के बाद जो भी आंसर आएगा, है ना, वो वेरिएबल की टर्म्स में ही आएगा। जो भी आंसर आएगा वो वेरिएबल की टर्म्स में ही आएगा, बिल्कुल आएगा। अब जो भी आंसर आए पहले उसमें फाइनल वैल्यू पुट कर, जो भी आंसर आए अब उसको छोड़ दे। अब उस जो फंक्शन आपने पास आया ना, इंटीग्रेशन करने के बाद जो भी वैल्यू आई है उसके अंदर फिर इनिशियल वैल्यू पुट कर, तो जो भी आंसर आए।
यानी फाइनल पुट करने पे जो आंसर आए उसमें से माइनस करना है इनिशियल पुट करने पे जो आंसर आए। समझ में आता है? इस फंक्शन को जब तू इंटीग्रेट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू जो आएगी वो वेरिएबल की टर्म्स में आएगी। अब क्या करना है, पहले तुझे वेरिएबल की जगह अपनी इनिशियल वैल्यू पुट करनी है, फिर उस पूरे इंटीग्रेट हुए फंक्शन की वैल्यू निकालो और फिर तुझे क्या करना है, वो जो वेरिएबल की टर्म्स में अपना आंसर निकला है उस इंटीग्रेट हुए फंक्शन के अंदर अपनी इनिशियल वैल्यू पुट कर ले। फिर इनिशियल वैल्यू को पुट करने पे जो आंसर आया वो देख ले, और फिर फाइनल को पुट करने पे जो आंसर आया था उसमें से माइनस करना है इनिशियल को पुट करने पे जो आंसर आया था। आया? कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देख, अगर मैं कहूं फोर्स के साथ वेरिएबल x है, कौन है? वेरिएबल x है, तो यानी वर्क डन इक्वल होगा इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स के साथ वेरिएबल कौन है? x है, और x की कुछ ना कुछ पावर भी होगी इनटू dx, जो वेरिएबल है उसका ही डी लेना है। ये इक्वल होगा, ये जो है ना ये पूरा फंक्शन किसके इक्वल होगा? ये पूरा फंक्शन इक्वल होगा x की पावर n+1 अपॉन में n+1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट है, याद रख ले, याद रख ले। फोर्स के साथ जो भी वेरिएबल है ना, ये नॉर्मल केस बता रहा हूं मैं, आगे ना आपको थोड़े और एडवांस लेवल तक हम लेके जाऊंगा ना, तो ये वाला लॉ लगेगा नहीं। तो जब आपको सीधे वेरिएबल मल्टीप्लाई में दिख रहा हो तो आप ये वाला लॉ लगा देना, ये वाला लॉ लगा देना। x की जो भी पावर है उसमें +1 अपॉन में n+1, यानी जो भी पावर है उसमें +1। ठीक है, ठीक है, x की पावर n+1 अपॉन में n+1। ठीक है, आ जाओ। अब इसमें क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन कैसा आ रहे हैं देख मेरे प्यारे। रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां, कर दी सीनाएं। समझ, मुझे फोर्स दे रखा है 2x, फोर्स दे रखा है मुझे 2x, है ना, फोर्स दे रखा है मुझे 2x। अब मैं चाहता हूं कि इस फोर्स की वजह से मैं वर्क डन निकालूं। वर्क डन इक्वल होता है इंटीग्रेशन ऑफ f एंड dx, और अगर मुझे क्वेश्चन में दे रखा है कि x की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक है, 2 मीटर तक है ना, आ जाओ। ये इक्वल होगा इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स दे रखी है 2x इंटू dx। अब जो भी वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है इनिशियल वाली उसको लिखो नीचे, और जो फाइनल दे रखी है उसको लिखो ऊपर। इसका मतलब है कि इस फंक्शन को आप इस वैल्यू से लेकर इस वैल्यू तक इंटीग्रेट कर रहे हो। ठीक है, ये आ गया। अब आओ, अब कुछ महाज्ञानी, अपने कुछ महाज्ञानी क्या सोचेंगे, वो सोचेंगे सीधे ये वाली पुट कर दे, x की जगह पहले ये पुट कर दो, फिर x की जगह 0 पुट कर दो, फिर क्यों रखने पे जो आंसर आया उसमें से माइनस कर दो 0 रखने पे जो आंसर आया। मेरे महाज्ञानियों, मैंने कहा था इंटीग्रेट करने के बाद आपको ऐसा करना है। अभी तक फंक्शन इंटीग्रेट नहीं हुआ है, मैंने कहा था आपको लिमिट्स जो वेरिएबल की वैल्यू है तब तक नहीं रखनी है जब तक फंक्शन इंटीग्रेट नहीं होता। इंटीग्रेट करने के बाद आप x की वैल्यू रख सकते हो 0 और 2, पर पहले इंटीग्रेट तो कर। तो इंटीग्रेट करेंगे तो मैंने कहा था कि मैंने कहा था कि लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1, है ना। x की पावर कुछ नहीं है तो उसकी पावर 1 है। जैसे जिसके ऊपर कोई नहीं होता उसके ऊपर वाला होता है, वैसे ही जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है ना। तो ये इक्वल हो जाएगा x की पावर n+1 यानी 1+1 अपॉन में 1+1। अब ये कोफिशिएंट भी तो है, इस कोफिशिएंट को अपन गायब तो नहीं कर देंगे। हाँ भाई देख तेरा कोई काम नहीं, निकल जा। अब ये बोलेगा भाई मेरे से पंगा मत ले, मेरे से पंगा लेगा तो बड़ा मैटर हो जाएगा। तो फिर अपन ने कहा ये तो बड़ा आदमी निकला बहुत, तो इसलिए अपन ने इससे पंगा नहीं लिया। तो इसलिए अपन इसके भी फॉर्मूले में लिखेंगे, अगर कोई कोफिशिएंट है तो फिर इस फंक्शन को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना, है ना। यानी पहले इसको इंटीग्रेट कर लो,
फिर जो भी आंसर आए, जो ऐसा कोई कॉफिशिएंट है तो उससे मल्टीप्लाई कर दो। इसको पहले अपन ने इंटीग्रेट करा, इसका कोई कॉफिशिएंट भी था तो उस कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दे इसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने पे मेरे पास आंसर आया है एक्स स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा और अब आएंगे ब्रैकेट्स। क्या आएंगे? ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के नीचे लिख अपनी इनिशियल वैल्यू, ब्रैकेट के ऊपर लिख अपनी फाइनल वैल्यू। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा दूं मैं, बिल्कुल बेसिक से। अब क्या करना है, वही अपना पुराना रटा हुआ ज्ञान लगा दे, छाप दे यहां पूरा। पहले फाइनल वैल्यू पुट कर, फिर इनिशियल वैल्यू पुट कर, फिर फाइनल के आंसर में से इनिशियल का आंसर माइनस कर दे। तो 2x की जगह 2 पुट कर, 2 स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ये इक्वल होगा मेरे पास 2 का स्क्वायर 4 में से 0 को स्क्वायर माइनस करेंगे तो 0 को स्क्वायर 0 ही होता है, तो 4 माइनस 0 4, ठीक है। तो अब वर्क डन निकला है 4 और वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल। तो जूल लगाना मत भूल जाना, देखता रहे, ठीक है। ये बात थी, कुछ मेन चीज थी जो मैंने पढ़ा लिया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो आ जाओ। क्वेश्चन है, फोर्स की वैल्यू दे रखी है मुझे 3x प्लस 2। इस फोर्स की वजह से मुझे वर्क डन निकालना है। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन में ना जिस फोर्स के पर्सपेक्टिव से वर्क डन पूछा जा रहा है उसी फोर्स के पर्सपेक्टिव से अपन को वर्क डन निकालना है। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन ने पूछा है ग्रेविटी ने कितना वर्क डन करा और आप निकाल के आ गए फ्रिक्शन ने कितना वर्क डन करा, तो गड़बड़ हो जाएगी यहाँ। तो पहले मैंने वर्क डन की जब मैंने बेसिक्स पढ़ाए थे तब मैंने पहले किया दिया था आपको, वर्क डन के लिए सबसे पहले आपको फोर्स का नाम पता होना जरूरी है कि किस फोर्स के पर्सपेक्टिव से वर्क डन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर फोर्स कितनी है? 3x प्लस 2 और इसी फोर्स के पर्सपेक्टिव से वर्क डन पूछा जा रहा है मेरे से। आ जाओ, वर्क डन इक्वल, और मैं अगर मैं कह दूं x की वैल्यू कहां से लेकर कहां तक है? x की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक है, 2 मीटर तक है। मैं मीटर क्यों लगा रहा हूं यहां पर? ये मीटर क्यों लगा रहा हूं भाई? समझ, ये dx किसके लिए आता है? ये dx किसके लिए आता है? ये dx आता है डिस्टेंस के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए। और इसका ही x यानी ये जो x है ये डिस्टेंस के अंदर है। समझ में नहीं आया? मेरा कहने का मतलब, मेरा अर्थ समझ, अर्थ मैं कहना ये चाह रहा हूं, ये dx का मतलब क्या होता है? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, और इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के अंदर वेरिएबल क्या आ रहा है? x आ रहा है। यानी फॉर्मूले में जो भी फोर्स की वैल्यू आएगी वो डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग ही आएगी, इसलिए मैंने यहाँ x लिया है ना, ठीक है। यानी जो d होगा उसके अकॉर्डिंग ही फोर्स की वैल्यू आएगी, है ना। अगर मैं यहाँ du लेता तो यानी फोर्स की वैल्यू फिर मैं u के अंदर ही लेता। यहाँ dx था, dx क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स की वैल्यू भी मैं डिस्प्लेसमेंट के अंदर ही लूंगा, ठीक है। आ चुका है दिमाग में, कुछ बैठ रहा है ना तेरे, आ रहा है ना। और कोई डाउट हो ना भाई प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं सबके डाउट्स को ना कमेंट मुझे बता देना, डाउट सेशन के अंदर क्लियर करवा दूंगा और पर्सनली उसका आंसर भी मैं दे दूंगा। आ जाओ, और अगर कोई क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं डाउट सेशन के अंदर उसका आंसर बिल्कुल डिटेल में करवा दूंगा आपको। बस मुझे बता देना, आपके भाई खड़े हैं, आपका भाई खड़ा है यहाँ पर, जब भी प्रॉब्लम आए मुझे बता देना कि यार इस चैप्टर में ये दिक्कत आ रही है, इस टॉपिक में आ रही है, मैं उसकी जो वीडियो है ना पर्सनली बना लूंगा और चैनल पे डाल दूंगा अलग से, ठीक है। आ जाओ, फोर्स दे रखी है मुझे ये 3x प्लस 2, वर्क डन किसके इक्वल होता है? वर्क डन इक्वल होता है इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स दे रखी है 3x प्लस 2 इंटू dx। ये होल ब्रैकेट लगाना मत भूल जाना मित्र, अगर तू ये ब्रैकेट नहीं लगाएगा इसका मतलब है कि इस dx को सिर्फ तू 2 से ही मल्टीप्लाई कर रहा है, पर ये dx
पूरी फोर्स की वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, एक इंडिविजुअल से नहीं होगा, इसलिए पूरा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा पूरे से मल्टीप्लाई करने के लिए। इंटीग्रेशन इनिशियल लिमिट 0, फाइनल लिमिट 2, यानी इसका मतलब इस फंक्शन को तू 0 से लेकर 2 तक इंटीग्रेट कर रहा है। मिटा देता हूं मैं इसको। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर, ये आएगा मेरे पास 3x। आप इस इंटीग्रेशन का साइन रिमूव मत करना, अभी तक अपन ने इस फंक्शन का इंटीग्रेशन दिख रहा है, अभी तो सिर्फ अपन नॉर्मल मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3x स्क्वायर, सॉरी यहां स्क्वायर था क्वेश्चन में, यहां स्क्वायर था क्वेश्चन में, स्क्वायर था यहां पर। 3x स्क्वायर प्लस 2, मैं लिखना भूल गया था, फोर्स मुझे दे रखी थी 3x स्क्वायर प्लस 2, मैंने पहले यहां पर स्क्वायर लगाना भूल गया था मैं, है ना, तो सॉरी माय मिस्टेक, मैं अपनी मिस्टेक को कबूल करता हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास, पहले dx को इससे मल्टीप्लाई कर, 3x स्क्वायर dx प्लस 2 dx, ठीक है। इसको मिटा देता हूं मैं। देख, अब दोनों के साथ अपना नियम लेना है, नियम होता है कि x की पावर n इंटू dx होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। तो यहां पर dx दो बार दिख रहा है, तो ये लॉग तुझे दो बार लगाना पड़ेगा। तो पहले इस पे लगाएगा, फिर इस पे लगाएगा। आजा, जब तू अपना ये वाला लॉग x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, ये वाला लॉ जब तू लगाएगा, x की पावर कितनी है 2, 2 प्लस 1 3, x की पावर 3 अपॉन में n प्लस 1, n कितना है 2, 2 प्लस 1 3, और कोएफिशिएंट भी तो है, तो इस कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दे। प्लस यहां पर तो वेरिएबल दिख ही नहीं रहा, उड़ी बाबा क्या करें, यहां वेरिएबल नहीं दिख रहा, तो इसकी जगह मैं यू लिख दूं x की पावर 0, x की पावर 0, क्यों, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है तो उसका आंसर है 1। कोई भी नंबर है उसका अगर पावर 0 है तो आंसर 1 है। तो इसकी जगह अगर मैं x की पावर 0 लिख दूं तो इस पूरे फंक्शन पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो ये x की पावर 0 है, यानी x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन में 0 प्लस 1, तो ये आएगा मेरे पास, और कोएफिशिएंट इनटू x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन में 0 प्लस 1, यानी x की पावर, है ना, 0 प्लस 1 अपॉन में 0 प्लस 1। अब ये पूरा इंटीग्रेट हो चुका है, तो ब्रैकेट लगा सकता है तू। और वैल्यू कहां से लेकर कहां तक दे रखी थी, अपन को वैल्यू दे रखी थी 0 से लेकर 2 मीटर तक, वेट 0 से लेकर 2 मीटर तक। ये 3 से डी कट जाएगा, x क्यूब प्लस 0 प्लस 1 1 अपॉन में 0 प्लस 1 अप 1, यानी 2x पावर 1 अपॉन में 1, और ये 0 से लेकर 2 तक। अब क्या करना है, पहले x की जगह 2 पुट कर, फिर इस पूरे की वैल्यू निकाल, फिर x की जगह 0 पुट कर दोनों जगह, फिर उस पूरे की वैल्यू निकाल, फिर 2 रखने पे जो आंसर आया था उसमें से माइनस कर दे 0 रखने पे जो आंसर आया था। तो इसको मैं मिटा देता हूं ऊपर वाले को। देखो मेरे पास जगह कम है, मानता हूं मेरे पास ज्यादा इक्विपमेंट्स नहीं है, कोई बड़ा बोर्ड तो मेरे पास है भी नहीं, ये छोटा सा बोर्ड है, इसलिए मैं ना हर स्टेप को आराम से समझाता हूं और मिटाता रहता हूं ऊपर वाला, ठीक है। तो आप जो है अगर आपको लगे तो आप स्टेप नोट कर लिया करो कॉपी के अंदर, ठीक है। फिर आ जाओ ऐसा, तो x की जगह 2 पुट कर, यानी 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 की पावर 1 अपॉन 1, है ना। इसमें से इसको अब ये माइनस करना है 0 रखने पर जो आंसर आए, यानी x 0 का क्यूब प्लस 2 इंटू 0 की पावर 1 अपॉन 1। ये पूरा उत्तर, ये मुझे क्या देगा, ये देगा मुझे 8 प्लस 2 इंटू 2 यानी 4, 4 अपॉन 1 यानी 4 ही होता है 4। इसमें से माइनस करना है 0 को क्यूब 0 प्लस 2 इंटू 0 0 यानी 0, ये आ जाएगा 12 माइनस 0 इक्वल टू 12। ये है क्या है 12, क्या है 12 वर्क डन है, उसकी यूनिट जूल है।
ठीक है, ये मैंने 2 क्वेश्चन कराया आपको नॉर्मल। अब मैं चलूंगा थोड़ा एडवांस लेवल पर, आ जाओ। समझ, अगर मुझे कभी ऐसा केस दिख जाए, मुझे फोर्स दे रखी है 1/x³, तो वक्र निकाल इस फोर्स की वजह से। ताकि तू पहले खुद कर, तो मैं पानी पी लेता हूं। देख भाई, आई होप तूने कर लिया होगा। वर्क डन किसके इक्वल होता है? सॉरी भाई, मैं आपको लिमिट देना भूल गया था। लिमिट है 0 से लेकर 2 तक की। आ जा, आप थोड़ा अब कर ले इसको, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आ जा, तूने कर लिया तो अब तेरा आंसर चेक कर लो। जिन्होंने नहीं करा, जिन महाशयों ने नहीं करा, भाई कर दो यार। वर्क डन इक्वल होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ dx। ये इक्वल होगा, फोर्स कितनी है 1/x³ और इनटू dx, और इसका इंटीग्रेशन कहां से लेकर कहां तक करना है? 0 से लेकर 2 तक करना है। अब तो आप भी इतने विद्वान हो चुके होगे, इसको देखते ही बता दोगे कि 0 से लेकर 2 तक इंटीग्रेट करना है। अब मिटा दो ऊपर वाला। देखो मुझे 1/x³ दिख रहा है, यानी देखो जब भी आपको फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में जो भी पावर दिखे, वो पावर रेसिप्रोकल करके माइनस कर दो। सॉरी भाई, मैं बोला नहीं गया अच्छे से, अब बोलता हूं। कोई भी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर तो होगा, बिल्कुल होगा। तो अगर मैं चाहता हूं कि इस डिनोमिनेटर को मैं न्यूमिनेटर में लेके आना चाहता हूं, तो यानी उस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा। पर ऐसा करते वक्त उस डिनोमिनेटर की पावर नेगेटिव हो जाएगी। मुझे पता, मेरा रूल कहता है कि जो फोर्स का साथ जो वेरिएबल होता है ना, वो सीधे मल्टीप्लाई होगा उसके डी से, पर यहां तो उसका फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है डी से उसके। अब क्या करें? तो मैं चाहता हूं इसे सीधे इस x को ऊपर लाना चाहता हूं, तो ऐसा करते वक्त मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा। क्या कर दूंगा? रेसिप्रोकल कर दूंगा। और ऐसा करते वक्त इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो वर्क डन इक्वल आ जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 तक, और x की पावर -3/1 इंटू dx। और अब अपना लॉ अप्लाई कर दे प्यारे, चकास। आ जा, ये इक्वल होगा मेरे पास, लॉ क्या कहता है? x की पावर n+1 अपॉन में n+1। n कितना है? -3, तो यानी x की पावर -3+1 अपॉन में -3+1। और अब ये इंटीग्रेट करके वैल्यू आ चुकी है, तो इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा। अब आएंगे ब्रैकेट 0 से लेकर 2 तक। अब इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो कोफिशिएंट इसलिए अपने कोफिशिएंट इंक्लूड नहीं करा। अगर कोई कोफिशिएंट होता तो फिर अपन इससे मल्टीप्लाई कर देते इस फंक्शन को। आ जाओ, अब 3 प्लस -3+1 -2, यानी x की पावर -2 अपॉन में -2। अब ये 0 2। अब आओ, अब आप अपने इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल। कोई करने के बाद ये आ जाएगा मेरे पास -2 अपॉन x की पावर 2। साइन चेंज नहीं होगा, साइन चेंज नहीं होता है रेसिप्रोकल के अंदर, समझ लेना बात। पावर का साइन चेंज होगा, पर जो कांस्टेंट वैल्यू है उसका साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, पावर का साइन चेंज होता है, पर कांस्टेंट वैल्यू का साइन चेंज नहीं होता है। अब वैल्यू है 0 से लेकर 2 तक। अब x की जगह पहले 2 पुट कर, फिर 0 पुट कर, फिर 2 पुट करने पे जो आंसर आएगा उसमें से माइनस करना है 0 पुट करने पे जो आंसर आएगा। यानी ये होगा मेरे पास
की जगह 2 पुट कर, यानी -2 उसका स्क्वायर, यानी -2 अपॉन एक्स स्क्वायर है 2 का स्क्वायर 4, माइनस एक्स की जगह 0 पुट कर, 0 पुट कर, 0 पुट कर। यहां जब उसकी जगह 0 पुट करेगा तो प्यारे मुझे बता x 0 का स्क्वायर तो 0 के इक्वल होता है, तो यानी ये हो जाएगा -2 अपॉन 0 का स्क्वायर, ये इक्वल रहेगा 2 -2 अपॉन 4 -2 अपॉन 0, यानी यहां 2 अपॉन 0 ये तो डेफिनेट ही नहीं है, यानी यहां पर जो वर्क डन आएगा वो इनडेफिनेट है। ठीक है, आ चुका, समझ में आ रहा है। तो मेरा मेन मोटिव ये था कि पावर माइनस में भी आ सकती है, अगर फ्रैक्शन में दिखे तो उसको रेसिप्रोकल कर दो और पावर माइनस से बन जाती है। तो की कॉन्सेप्ट बस मेरा ये था बताने का मोटिव। अच्छा अब मैं तुझे एक और नया तरीके का इंटीग्रेशन सिखाऊंगा, लॉगरिथम इंटीग्रेशन। आ जा देखना भाई तेरे लिए मेरा सफर, तेरे बिना मैं जाऊं किधर। पढ़ ले भाई, पढ़ ले, आजा। आ देख, अब लॉगरिथम इंटीग्रेशन, इसका नाम बताने से पहले, ये होता क्या है इसकी पहचान बताने से पहले मैं सीधे दिखाई देता हूं ये है कौन। फोर्स दे रखी है मुझे 1 अपॉन एक्स, क्या दे रखी है 1 अपॉन एक्स। बताओ इस फोर्स ने कितना वर्क डन करा। अगर x इक्वल टू 0 to 1 है, खुद सॉल्व कर, मुझे आंसर बता। आई होप तूने कर लिया होगा, और जिन्होंने नहीं करा भाई कर ले यार। मैं देख, जब तक तो खुद से कुछ चीज करने की ट्राई नहीं करेगा ना, मैं कितने ही कोशिश करा दूंगा यहाँ पर उनमें से तू खुद जब तक खुद जितने करेगा ना वो तुझे फायदा देगा। मैं तुझे सिर्फ समझा सकता हूँ, तेरा दिमाग अगर तुझे खुद समझना ही नहीं चाहता तो मैं कितना ही अच्छा पढ़ा लूं तुझे समझ में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो तू खुद भी थोड़ा प्रयास करने की कोशिश कर। मैं अपना 100% दूंगा, पर तुझे भी अपना यार 100% अपने 100% तरीके से काम करना है। ठीक है, तो देख भाई, फोर्स दे रखी है 1 अपॉन एक्स, तो वर्क डन इक्वल होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एंड dx। ये इक्वल होगा इंटीग्रेशन कहां से लेकर कहां तक करना है मुझे, 0 से लेकर 1 तक करना है, यानी 0 से लेकर 1 तक। फोर्स 1 अपॉन एक्स इंटू dx। वही थोड़ी देर पहले बताया था, मैं इस x को dx के मल्टीप्लाई में लेके आऊंगा, और वो कैसे लाऊंगा, रेसिप्रोकल करके और पावर माइनस कर दूंगा। तो यानी वर्क डन इक्वल होगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 तक, ये x की पावर -1 इंटू dx। लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है मेरे प्यारे, लॉ कहता है मेरा x की पावर n+1, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो इक्वल होगा x की पावर n+1 अपॉन में n+1, यानी ये होगा x -1+1 अपॉन में -1+1। अब ये इंटीग्रेट करके वैल्यू आई है तो ब्रैकेट लगेंगे, अब 0 और 2। अब ये देगा मुझे x की पावर -1 के अंदर +1 कर दो, x की पावर 0, -1 के अंदर +1 कर दो, x 1 0। अब देख, चेक कर, देख किसी भी चीज की पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 होता है, यानी 1/0। इंटीग्रेट करूंगा मैं 0 से लेकर 2 तक। पहली बात 1/0 तो डिफाइन ही नहीं है, इनडेफिनेट है। अब क्या करें, यानी यहां वैल्यू पुट करने से पहले ही आंसर इनडेफिनेट आ चुका है। और दूसरा कंडीशन ये है, यहां आपको वेरिएबल दिख रहा है क्या, वेरिएबल नहीं दिख रहा ना, तो आप वैल्यू किसके अंदर पुट करोगे, ये तो फंस गए अपन। तो यहां एक नया मेथड आता है, होता है लॉगरिथम इंटीग्रेशन। ये ठीक है, लॉगरिथम इंटीग्रेशन ये कहता है
कि जब भी तुझे फोर्स दे रखी हो 1/x, यानी जो वेरिएबल है वो फ्रैक्शन में है और डिनोमिनेटर में है, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में है, फोर्स की वैल्यू फ्रैक्शन के अंदर दे रखी है और फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में वेरिएबल हो, और वेरिएबल की पावर अगर 1 है तभी लॉगरिथम इंटीग्रेशन काम में आता है। समझा रहा हूं अभी और आगे चल अच्छे समझा दूंगा। ये वर्क डन किसके इक्वल होगा? वर्क डन इक्वल होता है, वर्क डन इक्वल होता है इंटीग्रेशन ऑफ f एंड dx। और मुझे दे रखा था कि मुझे इसकी वैल्यू x की वैल्यू, अगर समझो x की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी। अब मैं चाहता हूं कि आपको नॉर्मली समझा दूं पहले, फिर क्वेश्चन में बाद में प्रैक्टिस करा दूंगा। तो अभी बस मैं नॉर्मल समझाना चाहता हूं अभी आपको, आ जाओ। तो ये इक्वल होगा इंटीग्रेशन ऑफ f अपॉन x इनटू dx। मैंने अभी जस्ट चेक करा था कि इसकी वैल्यू तो इंडेफिनिट आ जाएगी। तो ऐसे केस में जब भी आपको फोर्स की वैल्यू फ्रैक्शन में दे रखी हो और फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में वेरिएबल हो और वेरिएबल की पावर 1 हो, तो ये इक्वल होता है, ये पूरा इक्वल होता है लॉगरिथम को मैं डिनोट करता हूं ln से, लॉगरिथम को मैं डिनोट करता हूं ln से, लॉगरिथम ये मोड और ये x, यानी इसका इंटीग्रेशन करने के बाद इस पूरे का इंटीग्रेशन इक्वल होगा इसके, ये इसका इंटीग्रेशन है, ठीक है। और जो भी वैल्यू दे रखी है वो ब्रैकेट लग के, ये पूरा ब्रैकेट लग जाएगा, क्यों? क्योंकि इसका इंटीग्रेट कर चुके हैं हम अपन, तो ब्रैकेट लग जाएगा। और जो भी वैल्यू दे रखी है यहां से लेकर यहां तक इंटीग्रेट करना था वो लगा देंगे फिर अपन, ठीक है। तो अब मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, आज आप प्यार से, बिल्कुल आना। फोर्स की वैल्यू अगर मुझे दे रखी है, कितनी दे रखी है? फोर्स की वैल्यू मुझे दे रखी है 1/x, और डिस्प्लेसमेंट मुझे दे रखा है 2 से लेकर 4 तक। क्वेश्चन वही है, बस मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है। अब आओ, तो यह आंसर होगा, देखो वक्र कैसे इक्वल होगा? वक्र इक्वल होगा इंटीग्रेशन ऑफ f dx। ये इक्वल होगा इंटीग्रेशन, कहां से लेकर कहां तक इंटीग्रेट करना है? 2 से लेकर 4 तक इंटीग्रेट करना है। फोर्स की वैल्यू 1/x इनटू dx। जो वेरिएबल है क्या उसका ही d है, बिल्कुल है, तो काम से चल रहा है अभी तक अपना। ये इक्वल होगा मेरे पास, इस पूरे का इंटीग्रेशन करोगे, मुझे पता है x की पावर 1 है और फ्रैक्शन में है और डिनोमिनेटर में है, तो यहां लॉगरिथम लग जाएगा, यानी ये इक्वल होगा लॉगरिथम और ये x। अब आओ इसको मिटा देते हैं। अब मैं इंटीग्रेट कर चुका हूं उस फंक्शन को, तो मैं लगाऊंगा ब्रैकेट, और ब्रैकेट के नीचे और ऊपर लगाऊंगा मेरी लिमिट कहां से लेकर कहां तक है। तो मेरी लिमिट थी 2 से लेकर 4 तक की। इस क्वेश्चन में जो लिमिट्स थी ना मेरे पास, यहां से लेकर यहां तक इंटीग्रेट करना है, तो वो लिमिट्स चेंज नहीं होगी। अब वो लिमिट्स इंटीग्रेशन की साइन की बजाय ब्रैकेट पर लग जाती है ना, ये तो मैंने सीखा था। तो 2 से लेकर 4 तक आ जाओ। अब यानी आप क्या करोगे? पहले x की जगह 4 पुट करोगे, फिर उसमें से माइनस करना है, x की जगह 2 पुट करोगे, जो आंसर आएगा, यानी लॉगरिथम 4 माइनस लॉगरिथम 2, ठीक है। और जब भी आपको ऐसी कंडीशन दिख जाए कि दो चीजें एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो रही हो, और दोनों के साथ लॉगरिथम हो, तो वो इक्वल होता है लॉगरिथम, ये इनटू में फर्स्ट वैल्यू का अपॉन में दूसरी वैल्यू डाल दो। फर्स्ट वैल्यू क्या है? 4, उसके अपॉन में 2 लगा दो, यानी 4/2। इसकी वैल्यू इक्वल होगी, जब भी आपको कंडीशन दिख जाए ऐसी, लॉगरिथम a माइनस लॉगरिथम b दे रखा हो, तो ये इक्वल होता है मेरे पास लॉगरिथम ऑफ a/b। नोट कर लो, इंपॉर्टेंट चीज है। लॉगरिथम a माइनस लॉगरिथम b इक्वल होता है लॉगरिथम मोड a/b, ठीक है। आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। तो ये इक्वल होगा लॉगरिथम, काटो से u 2 2
तो आ गया इसका आंसर है लॉगरिथम 2। वर्क डन कितना आया मेरे पास, लॉगरिथम 2, और ये वर्क डन है तो उसकी यूनिट जूल होगी, तो लॉगरिथम 2 जूल का वर्क डन आया है। आंसर आया, आया ना क्या रे, ओए आया ना, ठीक है। आ जाओ, ये समझ में आ चुका है मुझे, इतनी बात समझ में। अब आ जाओ, अब मैं 1 मिनट का सिर्फ ब्रेक लेता हूं और फिर आपसे थोड़ी देर 1 मिनट का ब्रेक लेता हूं, मैं पॉज करता हूं, पानी रोटी पी का जाता हूं। दोस्तों अब एक क्वेश्चन आता हूं मैं आपको, अब आओ। फोर्स दे रखी है मुझे, ये कौन सा मार्कर आ गया बे, फोर्स दे रखी है मुझे 40/x + 2, और मुझे x की वैल्यू दे रखी है 0 से लेकर 6 तक। आ जाओ सॉल्व करते हैं, पहले खुद सॉल्व करो, फिर मैं आप चेक कर लेना जब मैं सॉल्व कर रहा हूं तो। आई थिंक तूने कर लिया होगा, और जिन्होंने नहीं करा, अरे भाई कर ले यार, कितनी बार समझाऊंगा यार तुझे, यार समझता ही नहीं है, बड़ा ढीठ प्राणी है बे यार तू, दिल पे बंद है। आजा, वक्र किसके इक्वल होता है, मुझे वक्र निकालना है इस केस में इस फोर्स की वजह से, तो ये वक्र इक्वल होता है इंटीग्रेशन ऑफ f एंड dx। फोर्स दे रखी है मुझे, फोर्स के लिखने से पहले मुझे बताओ मैं इंटीग्रेट कहां से लेकर कहां तक करूंगा। मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहा हूं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0 से लेकर 6 तक, यानी, और फोर्स दे रखी है मुझे 40/x + 2 इंटू dx। चेक कर, जो वेरिएबल रहेगा उसका ही डी बिल्कुल है, तो काम बिल्कुल सही है, चलने दे अब, वो गाड़ी चलने दे रे, आ जाओ। इसको क्या मैं यूं लिख सकता हूं, इसको क्या मैं यूं लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 6 तक 40 इंटू 1/x + 2 इंटू dx। मुझे बता, मैं बताना भूल गया था तो सॉरी, जितनी भी कांस्टेंट वैल्यू होती है, जितनी भी कांस्टेंट वैल्यू होती है इंटीग्रेशन के अंदर, वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाती हैं। ऐसा क्यों हो जाता है, अपन इंटीग्रेशन उसका करते हैं जिसकी वैल्यू वेरिएबल पर डिपेंड होती है। मुझे बताओ ये 40, मुझे बताओ इस पूरे फंक्शन के अंदर वेरिएबल की वैल्यू, सॉरी किसकी वैल्यू वेरिएबल पे डिपेंड है, इस पूरे फंक्शन में किसकी वैल्यू वेरिएबल पे डिपेंड है, उसका आंसर है ये, इसकी वैल्यू वेरिएबल पर डिपेंड है ना। 40 की वैल्यू वेरिएबल पर डिपेंड नहीं है, वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी हो, 40 तो 40 रहेगा अपना, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, ठीक है। और जितनी भी कांस्टेंट टर्म होती हैं, मास हो गया, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट हो गया, और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो गया, तो ये सारी वैल्यूज इंटीग्रेशन के साइड के बाहर आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू वेरिएबल पे डिपेंड नहीं होती हैं, ये फिक्स थी, फिक्स है और फिक्स रहेंगी, बात खत्म। लिख के आ जा, तो ये इंटीग्रेशन के साइड के बाहर आ जाएगा। 40 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर 6 तक इंटीग्रेशन करना है, इंटू 1/x + 2 इंटू dx। मुझे बता प्यारे, मैंने चेक कर क्या इसे मैं यूं ले सकता हूं, क्या मैं इसे यूं ले सकता हूं 40 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर 6 तक। इस पूरे की पावर अगर मैं माइनस लिख दूं, सॉरी 1 लिख दूं, इस पूरे की पावर अगर मैं 1 लिख दूं तो कैसे उस फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। मैंने पहले कहा था जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, तो इस पूरे के ऊपर कुछ नहीं है, तो इस पूरे की पावर मैं 1 लिख सकता हूं। इस मुझे बताओ इस पूरे को अगर मैं a की वैल्यू मान लूं तो ये 1 के अपॉन में है। कोई जब भी मुझे, अब मैं चाहता हूं कि मैं इंटीग्रेशन करने के लिए मैं इस पूरी वैल्यू को ऊपर लाना चाहता हूं, तो ऐसा करने के लिए मुझे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा फ्रैक्शन का, और पावर माइनस में आ जाएगी, तो ये इक्वल होगा x की पावर + 2 की पावर -1 इंटू dx।
ये -1 x पर भी है और -1 2 पर भी है। यस, और जैसे ये इसको मैं -1 दोनों पर लगाऊंगा, देखना क्या फेल होगा, जादू होगा जादू। ये पूरा इक्वल होगा मेरे पास 40 इंटीग्रेशन 0 से लेकर 6 तक x की पावर -1, ये dx दोनों से मल्टीप्लाई होगा इंटू x की पावर -1 इंटू dx प्लस -2 की पावर -1 इंटू dx। मुझे बताओ क्या यहां वो केस दिख गया, क्या केस दिख गया, x की पावर -1 यानी 1/x इंटू dx। उड़ी बाबा 1/dx, ये तो मतलब अनडिफाइंड केस हो चुका है क्योंकि यहां पर जीरो वैल्यू आएगी। तो ऐसे केस में मैं लॉगरिथम लगाऊंगा मेरे प्यारे। मैं इतनी देर से ये समझना चाहता था मुझे। तो अब मैं इस पूरे का लॉगरिथम करूंगा। ये अब 1/x ये है, इस पूरे का अगर मैं एक वैल्यू मान लूं, अब मैं इसका लॉगरिथम करूंगा, इस पूरे का लॉगरिथम करूंगा। तो ये इक्वल होगा मेरे पास 40 इंटू लॉगरिथम ऑफ x प्लस 2। अब यहां इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्योंकि ये वैल्यू इंटीग्रेट करके ही तो आई है मेरे पास। तो ब्रैकेट और ये 0 से लेकर 6 तक। आप क्या करेंगे, अब x की जगह पहले 6 पुट कर, फिर 0 पुट कर, फिर 6 पुट करने पे जो आंसर आया था उसमें से माइनस कर 0 पुट करने पे जो आंसर आएगा, तो ये आंसर होगा 40 इंटू लॉगरिथम 6 प्लस 2 माइनस लॉगरिथम 0 प्लस 2। ये इक्वल होगा मेरे पास 40 इंटू लॉगरिथम 8 माइनस लॉगरिथम 0 प्लस 2। फिर से वही केस अभी थोड़ी देर पहले बताया था। जब भी दो चीजें दोनों के साथ लॉगरिथम हो और एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो रही हो, तो लॉगरिथम a/b हो जाता है, यानी फर्स्ट वैल्यू का अपॉन में दूसरी वैल्यू और उसका लॉगरिथम। चेक कर 40 इंटू लॉगरिथम, अब फर्स्ट वैल्यू के अपॉन में सेकंड वैल्यू निकाल दे, यानी 8 के अपॉन में 2 कर दे, फर्स्ट वैल्यू के अपॉन में दूसरी वैल्यू और उसका लॉगरिथम, तो ये आया मेरे पास 4। तो 40 इंटू लॉगरिथम 40 इंटू लॉगरिथम 4, मेरे पास आंसर है बगडन इतना झूल है 40 इंटू लॉगरिथम 4 आ जा। तो मेरा मेन मोटिव ये था कि क्वेश्चन अगर x की वैल्यू x के साथ अगर कोई भी चीज ऐड हो रही हो तो तब भी अपन को कुछ फर्क नहीं पड़ता। अपन को तो बस ये चेक करना है x की पावर -1 या x, अगर ऐसी सिचुएशन दिख जाए ना 1/x, बस 1/x दिखते ही बात खत्म कर देना। तो बात खत्म है। ठीक है अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं, आ जाओ। ये पहले मैं एक मार्क रेंज के कर लेता हूं। देखो दोस्तों, भाई बजा मेरे प्यारे, क्या होगा तुझे? ठीक है भाई, आ जाओ। ठीक है, आ जाओ। फोर्स दे रखी है मुझे, जो फोर्स की वैल्यू है वो मुझे दे रखी है 5 sin पाई x/4। इस फोर्स की वजह से मुझे वक्र निकालना है। अगर x 0 से लेकर 6 तक है, अब बताओ वक्र निकाल। तो पहले तो खुद निकाल, ये इक्वल टू का साइन है, पहले तो खुद निकाल वक्र।
आई होप तूने कर लिया होगा, और जिन महाशयों ने नहीं करा भाई फिर से कह रहा हूँ भाई कर ले यार, मैं तेरा भला चाहता हूँ यार, मुझे कुछ मतलब नहीं है, बस मुझे तेरे से मतलब है कि तेरा भला हो जाए बस। तो अगर तू खुद क्वेश्चन सॉल्व करेगा ही नहीं तो मैं कितने ही क्वेश्चन सॉल्व करा लूं, तुझे देखने में तो ऐसा लगेगा हाँ भाई ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। एक बार कॉपी लेके बैठ और क्वेश्चन सॉल्व कर, तब जाके होगा यार। मैं तेरी तरक्की चाहता हूँ, पर यूं थोड़ी होगा, आता है कि यूं थोड़ी करेगी, बैठा रहेगा हाँ भाई यूं हो जाएगा यूं हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा यार। कॉपी लेके बैठ और कर क्वेश्चन सॉल्व। अब आ जाओ निकाल, मैं कराता हूँ क्वेश्चन सॉल्व। वर्क डन किसके इक्वल होता है? वर्क डन इक्वल होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डीएक्स। फोर्स कितनी रखी है मुझे, पहले मुझे इंटीग्रेशन का साइन लगाओ पहले, और मुझे पहले ये पता करना है इंटीग्रेशन कहां से लेकर कहां तक करना है। मुझे इंटीग्रेशन करना है मुझे 0 से लेकर 6 तक, यानी 0 to 6 इनटू फोर्स दे रखी है मुझे 5 sin पाई x अपॉन 4 इनटू dx। जो वेरिएबल है क्या उसका ही d है? बिल्कुल है। तो आपको अपन ने कोई अभी तक अपन ने कोई गलती नहीं करी है। आजा मुझे बता 5, ये 5 का कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी वैल्यू वेरिएबल पे डिपेंड नहीं है। ये 5 था, 5 है और 5 ही रहेगा। जो वैल्यू डिपेंड करेगी वेरिएबल पर वो है ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू वेरिएबल पे डिपेंड करेगी, तो मैं इसी वाली वैल्यू का इंटीग्रेशन करूंगा। तो ये 5 वेरिएबल पे डिपेंड नहीं है तो इंटीग्रेशन भी बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास वर्क डन इक्वल आ जाएगा 5 इंटीग्रेशन 0 से लेकर 6 तक sin पाई x अपॉन 4। अब बहुत 99.99 बच्चे हो रहे हैं, 99.99% बच्चों ने ये गलती करी है। और वो बच्चों गलती है ना बहुत कॉमन है। तो गलती ये है कि बच्चे को पता है sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, तो वो सीधे यहां sin पाई बाई x दिख रहा है तो उसे सीधे कन्वर्ट कर देते हैं माइनस cos फिर पाई बाई x अपॉन 4 इंटू 5 चल रहा है और लिमिट पुट कर देते हैं। फिर वो 6 पुट करते हैं, फिर 0 पुट करते हैं, फिर 6 के आंसर में से 0 का आंसर माइनस कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है यार तुझे मेरे प्यारे, मेरे प्रा, मेरे भाईजान। इधर देख, वो लॉ जो होता है ना, तेरा जो ज्ञान है, तेरे पास जो नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग sin x इक्वल होगा माइनस cos x के। तो यहां x सिर्फ अकेला x होना चाहिए, पर यहां x के साथ उसके बाराती भी दिख रहे हैं पाई अपॉन 4। आप इसको दूसरे वाले सेंस से मत ले लेना, x के साथ उसके बाराती भी दिख रहे हैं यानी पाई बाय 4। तो यानी अब मैं सीधे ये वाला लॉ अप्लाई नहीं कर सकता, इसके लिए अपना खुद का बनाया हुआ एक लॉ आता है एचवी भाई का लॉ, और उसका नाम है बाराती रूल। यानी देखो, जब भी तुझे साइन x के साथ उसके बाराती भी दिखे तो ये इक्वल होता है माइनस cos x इंटू ax अपॉन में a। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं एक बार। ये साइन ax, यानी जब x के साथ उसके बाराती भी दिखे, ये इक्वल होता है माइनस cos इंटू x के बाराती इंटू x अपॉन में बाराती। तो ये है अपना बाराती रूल। आ जाना अब इस बाराती रूल की वजह से आप अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। आ जा इसको मिटा देता हूं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लेवल का क्वेश्चन है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, तो नोट कर लेना इस क्वेश्चन को मेरी माने तो। ठीक है, मेरे पास वक्त था 5 इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेकर 6 साइन पाई x अपॉन 4। मिटा देता है अभी। यहां पर x के साथ उसके बाराती दिख रहे हैं तो बाराती रूल यहां पर एप्लीकेबल है। आजा, तो वक्त का निकल होगा 5, ये 5 था, इसे इंटीग्रेशन मत मान देना, ये 5 था। 5 में राइटिंग कैसी है? इंटीग्रेशन 0 से लेकर 6
अब यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? बता रहा हूँ। पहले भी छोड़ इसको, ये हुआ, इससे समझाऊंगा इंटीग्रेशन का साइन क्यों नहीं लगाएंगे, बता रहा हूँ। ये इक्वल होगा, अपना जो बाराती रूल था वो ये कहता है कि साइन की जगह कर दो माइनस कॉस और उसको मल्टीप्लाई कर दो एक्स के बाराती, यानी पाई बाय 4 इंटू एक्स अपॉन में उसके बाराती। ठीक है, अब मैं यहाँ ब्रैकेट लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा? क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करने के बाद ही तो मेरे पास वैल्यू आई है, तो अब यहाँ ब्रैकेट लग जाएगी और लिमिट चल रही है 0 से लेकर 6 तक। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं लगाया था। आजा, मुझे बता, क्या ये पाई बाय 4 रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका? समझना, ये वक्त इक्वल हो जाएगा 5 इंटू 4 बाय पाई इंटू माइनस कॉस पाई बाय 4 एक्स और 0 से लेकर 6 तक। इसका कुछ नहीं करा मैंने, डिवाइड होना था पूरा फ्रैक्शन, तो उसका रेसिप्रोकल करके मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। बेसिक सा रूल है, 7 इंटू 8 पढ़ रखा है तुमने। आजा, अब आओ, क्या ये पाई बाय 4 बाय पाई कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के साइन के बाहर आ जाएगा। और ये माइनस का साइन, क्या ये माइनस का साइन इस x पे डिपेंड करेगा? नहीं करेगा, तो ये भी इंटीग्रेशन के साइन के बाहर आ जाएगा। तो ये साइन, ये माइनस का साइन और पाई बाय 4 दोनों बाहर आ जाएंगे, तो बल्कन इक्वल आ जाएगा मेरे पास 4 इंटू पाई माइनस और ये कॉस पाई अपॉन 4 एक्स और ये 0 6 से लेकर 0 तक, सॉरी 0 से लेकर अभी अपन को 6 तक इसकी वैल्यू रखनी है। आजा, वक्त निकल आ जाएगा मेरे पास 20 पाई माइनस 20 पाई इंटू कॉस पाई अपॉन 4 एक्स। आजा, अब आओ, देखो, अब x की जगह 6 पुट कर, फिर 0 पुट कर, फिर 6 पुट करने पे जो आंसर आया था उसमें से माइनस कर दे 0 पुट करने पे जो आंसर आएगा, तो आएगा मेरे पास 20 पाई इंटू 20 अपॉन पाई है कॉस पाई 6 x की जगह 6 अपॉन 4 माइनस 0 पुट करने पे जो आंसर आया कॉस पाई इंटू 0। अब आ जा, अब बात बन चुकी है, तो तू खुद ही सॉल्व कर लेगा। आपको देखना भाई, अब इसको मैं काट सकता हूं, काट देते हैं। आ जा, तो ये कटेगा 3 अपॉन 2 माइनस 20 पाई इंटू कॉस 3 पाई अपॉन 2। अब चेक कर, ज्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं कि यहां पर 0 दिख गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अरे नहीं भाई, ये 0 है तो ये अकेला 0 होगा, ये पूरा 0 मत कर देना, ये सिर्फ ये वाला पार्ट 0 होगा। आ जाएगा, ठीक है, तो ये एक बार आ जाएगा मेरे पास माइनस, ये पूरा 0 हो जाएगा इसकी वजह से, तो ये माइनस कॉस 0। आ जा, चेक कर, cos 0 की वैल्यू होती है 1 होती है, और ये माइनस है तो -1। आ जा, अब मेन टास्क इसके अंदर है ये पाई। जब भी मैंने कहा था cos थीटा के अंदर जब भी ऐसी वैल्यूज आ जाएं 3 पाई 4 पाई 6 पाई 2 पाई पाई, तो ये सारी वैल्यूज रेडियन के अंदर होती हैं, तो ये वैल्यू भी रेडियन के अंदर है। एक पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, तो यहां पर 3 है तो 180 इंटू 3 570, और जब तू उसे 2 से डिवाइड करेगा तो मेरे पास आंसर आएगा, सॉरी गलत बोल दिया, एक पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, जब उसे तू 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा 540, और अपॉन में 2 है यानी 540 अपॉन में 2 माइनस 20 इंटू कॉस 570 अपॉन 2, सॉरी 540
180 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 540 आएगा। ये -1 चल रहा है और अपॉन में 2 था इसके, या अपॉन में 2 था ना इसके, 3 पाई अपॉन में 2 था, तो 3 पाई की वैल्यू 540 अपॉन में 2। आ जाओ 20 पाई और 540 को 2 से डिवाइड कर दे तो ये आएगा मेरे पास cos 270 -1। अब cos 270, थीटा की वैल्यू 270 है। 270 का मतलब होता है उल्टा 90 डिग्री का एंगल। और मैंने कहा था जब भी थीटा 90 बनता दिखाई दे जाए, जैसे उल्टा 90 डिग्री का एंगल हो, सीधा 90 डिग्री का एंगल हो, कैसा भी 90 डिग्री का एंगल हो, cos के अंदर थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री बनते हुए दिख जाए तो वो आंसर 0 देगा। तो cos 270 की वैल्यू 0 होगी, -20 बाय पाई, -0 -1 आ जाओ, यह आएगा मेरे पास 20 पाई 0 -1 -1 माइनस और माइनस कैंसिल, और इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1 ही आएगा। सॉरी 1 का ये 20 बाई पाई आएगा। जब इस 20 बाई पाई को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 बाई पाई ही आएगा। तो आंसर आ गया, वर्क डन आ गया 20 बाई पाई। और ये वर्क डन है तो यूनिट लगाना मत भूलना। ठीक है, क्लियर हुआ? एक बार मैं पॉज लेता हूं दोस्तों। दोस्तों ये तो इतना करा दिया मैंने आपको। अब फोन के अंदर दोस्तों इतनी स्टोरेज नहीं है, ये लेक्चर ऑलरेडी 1 घंटे से ऊपर का पहुंच चुका है। तो दोस्तों अगले जो लेक्चर होगा, इसलिए मुझे मजबूरी में अगला वो वेरिएबल फोर्स का पार्ट 3 बनाना पड़ेगा। बस 2 क्वेश्चन लेना, सिर्फ 2 क्वेश्चन, वो 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, वो मैं अगले पार्ट में ना करवा दूंगा आपको वेरिएबल फोर्स के। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी वेरिएबल फोर्स के पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।